वेलकम टू सीबीएल हरियाणा बजट और इकोनॉमी सर्वे की जो अपनी लेक्चर सीरीज चली हुई है। आज उसके अंदर हम लोग अगले चैप्टर के ऊपर जो स्कीम्स वगैरह है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब तक मैंने आप लोगों को हरियाणा बजट कंप्लीट कराया है, इकोनॉमी सर्वे का जो मेन पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करा दिया है। एक्साइज, टैक्सेशन, जीएसटी, स्टेट ओन टैक्स, इनको लेकर क्या क्या प्रोविजन हुए हैं उनको लेकर मैंने बात की है। अपना बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन सब को लेकर बात की है। और एग्रीकल्चर के अंदर प्रिंसिपल क्रॉप्स कौन कौन से हैं उनको लेकर मैंने बातें की है। आज की क्लास जो अपनी रहेगी वो है तो इकोनॉमी सर्वे पे ही बेस्ड, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो हरियाणा रिलेटेड है और हरियाणा के अलग अलग पोर्शन में उसको लागू किया गया है। और ये स्कीम जब आप लोग देखते हो तो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है हरियाणा से रिलेटेड, वो आपको ध्यान रखना है। चूंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा पूछी जाती है तो इसलिए उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखो क्या है हरियाणा एग्रीकल्चर, हरियाणा इक्वल टू एग्रीकल्चर बोल सकते हो। दो ही चीज़ें, या तो एग्रीकल्चर है, कृषि है, या अपना पशुपालन है। अब दूसरा एजुकेशन हुआ, पंचायत हुआ, टूरिज्म हुआ, या फिर ट्रेड वगैरह हुआ। तो इनको लेकर तो हरियाणा के अंदर कुछ ज़्यादा खास स्कीम्स वगैरह आपको नहीं दिखाई देगी। हाँ, कोई इक्की दुक्की स्कीम वगैरह वो हम लोग वैसे पढ़ लेंगे। इसलिए इकोनॉमी सर्वे के जो स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उनका जो एनालिसिस है वो मैंने पिछली क्लास तक कंप्लीट करा दिया है। आज की क्लास के अंदर जो एग्रीकल्चर को लेकर जो स्कीम्स वगैरह है, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम हो, राष्ट्रीय कृषि वाली स्कीम हो, या फिर नेशनल फूड मिशन हो, आपका सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स हो, ये सारी इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आपको कुछ बातें जो है बेसिक ध्यान होगी, लास्ट क्लास में नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सीधा सा मतलब ये है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। दूसरा क्या है कि ऐसी कृषि को बढ़ावा देना है जहाँ से प्रोडक्शन, उत्पादन ज़्यादा हो रहा हो, जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और लोग जो है उत्साहित हो सके उस क्रॉप्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल गेहूँ लगातार हम लोग उगा रहे हैं, और गेहूँ एक जो है पैरेलल आपको स्टेबल स्टेज के अंदर दिखाई देगा चलता हुआ। ग्राफ्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो गेहूं से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? धान की तरफ। किसकी तरफ? हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं राइस, चावल की तरफ। अब आपको पता है धान के लिए हमें चाहिए ज़्यादा इरिगेशन, हमें सिंचाई के साधन बराबर उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिंचाई हरियाणा के अंदर बराबर मात्रा में मिल नहीं पा रही है, क्योंकि हरियाणा की जो ज़्यादातर रिवर्स है वो नॉन पेरिनियल रिवर है। अकेले यमुना नदी को आप लोग छोड़ दो, आदि बदरी बांध वगैरह, या फिर ये देखते हो आप लोग सोम नदी के ऊपर बांध बनाया गया, या फिर हथनीकुंड बैराज, इसके आसपास की जगह छोड़ दो आप लोग, उसके बाद जो बचेगा तो वहाँ की भूमि को लेकर, लैंड को लेकर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो उनके ऊपर भी आज हम लोग बात करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हरियाणा की जो मिट्टी है उसके अंदर लवणता की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है। अब इस लवणता को दूर करना है तो लैंड रिक्लेमेशन स्कीम हमने चलाई, और लगभग 1.70 करोड़ के आसपास, एकड़ के आसपास जो भूमि है उसको हमने क्या किया? सिंचित किया। वहाँ पर जो एल्काई या फिर आपका सेलाइन हो, इनकी प्रॉब्लम को हमने दूर किया। और किस किस तरीके से किया तो चलिए समझते हैं आज की क्लास के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया वो बेसिकली ये था कि व्हीट और राइस का प्रोडक्शन किस किस तरीके से रहा है। आप इसमें भी देख सकते हो, अगर आप 2000 से शुरू करते हो और आप जाते हो 2020-21 तक, तो कुछ इस तरीके से तो व्हीट का प्रोडक्शन पर किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से लगभग कांस्टेंट रहा है। लेकिन राइस का लगातार क्या हुआ? अपना बढ़ा है। और उसके बढ़ने का रीजन क्या है? उसके बढ़ने का रीजन है कि हम लोगों ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा कुछ किया है, और इरिगेशन लगातार बढ़ रहा है। ड्रिप इरिगेशन हुआ, या फिर वो आपकी फव्वारा सिंचाई हो, या फिर टपकन विधि द्वारा सिंचाई। मैं थोड़ी सी हिंदी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हिंदी का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। तो लोग बाग क्या होने लगे? व्हीट से राइस की तरफ शिफ्ट होने लगे, गेहूं से चावल की तरफ शिफ्ट होने लगे। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि पहले के टाइम पे क्या था कि गन्ना, शुगर केन लगातार पर्याप्त मात्रा में होता था। अब इक्की दुक्की जगह पर आपको गन्ना दिखाई दे रहा है। लोग गन्ने से भी कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? राइस की तरफ। तो ये 2 मेजर क्रॉप है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2557 था जो बढ़कर 3323 है। एक्चुअल डेटा तो आपको 4000 के आसपास ये दिखाई देगा, क्योंकि ये 2020-21 का डेटा है। और एक चीज और आपको देखनी है, व्हीट, राइस, शुगर केन को अगर आप लोग हटाते हो तो फिर तीसरा आपका आता है कॉटन, उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। अब ये कुछ चीजें ऐसे भी डिपेंड करती कि मंडी के अंदर हमें भाव कितना मिल पा रहा है। अब अगर गेहूं का और चावल का बराबर भाव मिल रहा है, दूसरी तरफ
अगर सरसों के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जैसा कि लास्ट टाइम पे हरियाणा में हुआ भी है, सरसों के दाम में लगातार वृद्धि हुई है, तो राजस्थान से लोग सरसों लाकर हरियाणा में बेच रहे हैं, हरियाणा की मंडियों में, तो मीडिएटर के जरिए वो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। एक चीज़ ये भी है कि आज का टाइम ऐसा है कि लोग बाग है ना अपने खेत को खाली छोड़ दे रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि जब सरसों बोने का टाइम आएगा तो हम इसमें सरसों बोएंगे, उसके दाम हमें मार्केट के अंदर अच्छे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की भी शिफ्टिंग हो रही है। फिर सरकार ने ये भी कहा है कि यार आप अगर हरियाणा की मिट्टी को आपको उपजाऊ बनाना है तो ज्योग्राफी में भी आता है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा बदल बदल कर फसलों को अपनाओ। जब आप बदल बदल कर फसलों को बोएंगे तो उससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, फर्टाइल होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, नई नई इनोवेशन स्कीम्स उसके अंदर आएगी, और पर हेक्टेयर जो अपना प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ अच्छी अचीवमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहली स्कीम जो आपको ध्यान रखनी है एग्रीकल्चर के अंदर वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर देखो क्या है, ये एक सब स्कीम है किसकी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो योजना बनाई रखी है उसकी सब स्कीम है। पहला उद्देश्य इसका क्या है कि कृषि के अंदर हमें प्रमोट करना है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए, नए नए इनोवेशन लेकर आया जाए जिससे उत्पादन बढ़े। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं तो नए नए मशीनों के यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए जिससे फसल काटने में आसानी होगी, मंडी तक ले जाने में आसानी होगी। तो ये चीज़ें होगी। नए नए टेक्निकल इनोवेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाए और उसके जरिए जो कृषि की समस्या उसको दूर किया जाए। फिर एक इसके अंदर क्या है कि हम लगातार क्या है एक दो फसलें ही बो रहे थे। अब आपको पता है कि जो दालें वगैरह है, पल्सेस वगैरह, वो किसका काम करती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हुआ कि मिट्टी की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स हो गया, और आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो एक मिट्टी के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, पोषक तत्वों का काम करता है। और ये मिट्टी के अंदर अगर नाइट्रोजन बढ़ गया, पोषक तत्व बढ़ गया, तो मिट्टी का उपजाऊपन, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर एक चीज यहां पर क्या है कि हम लगातार क्या हो रहा है, एक ही फसल को उगा रहे हैं। तो हरियाणा में खासकर अगर आप लोग देखते हो गुड़गांव, रोहतक, झज्जर, भिवानी, इस साइड के एरिया को, तो वहां पर वाटर लेवल है ना वो लगातार नीचे जाता जा रहा है। कुआं खोदते हैं तो पहले 30-35 फुट पर पानी, उसके बाद लगातार वृद्धि हो रही है। अब वो जो वाटर लेवल नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना जो डिप्लेशन ऑफ वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आप लोग समझ लेना। फिर एक चीज और है कि अब ऐसे किसान जिनको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है, ऐसे किसानों के लिए अवेयरनेस ट्रेनिंग चलाई जाए, उनको सूचित किया जाए कि यार अगर आप बदल बदल कर फसलें उगाते हो तो आपके ये फायदे होंगे, कृषि के अंदर नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो आपके ये फायदे होंगे। आप जो एक खेत के अंदर मान लो कि 200-300 क्विंटल या जो भी है, जितना भी गेहूं आप उगा रहे हो, उससे आपका प्रोडक्शन उत्पादन इतना बढ़ जाएगा। हाँ, एक जो मैं सलाह के तौर पे जो बताना चाहूँगा वो ये भी बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर किसानों को और उत्तम किस्म के बीज अगर हम लोग प्रोवाइड करवाए तो उससे भी कहीं ना कहीं अपना उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। फिर एक क्या है, जो सॉइल हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, अपनी इंप्रूव हो जाएगी। ये चीज़ है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो धान है, जो अदर अल्टरनेट क्रॉप है, या रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी है, वो कहीं ना कहीं अपनी बढ़ेगी। तो जो सॉइल हमारी इनफर्टाइल हो गई थी, इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। अब ऐसी फसलों पे भी फोकस किया जाए, जैसे ढैचा इसको बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में ढांचा बोला जाता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा ढांचा क्या होता है। इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, और ढांचा जो है एक अच्छा सोर्स है, वहाँ पर भी वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप एक खेत के अंदर लगातार गेहूं उगा रहे हो, लगातार चावल उगा रहे हो, तो बीच बीच के अंदर जैसे सरसों हुआ, और भी मैं बोलूँ अपनी लैंग्वेज में बरसम हुआ, ठीक है, और आपका ढेचा नहीं बोला जाता भाई मेरे से, क्योंकि उस लैंग्वेज बचपन से ढांचा बोलते आए तो वही निकलेगा मेरे मुंह से, ठीक है। तो ढांचा हुआ, ये चीज़ें हुई, ये सॉइल की फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर शामिल है। अब
ये कुछ आपके पास डेटा है जो हमने टारगेट रखा है और अचीव किया है। तो टोटल या एवरेज खरीफ की फसल के लिए, खरीफ मतलब ये आपका राइस, ज्वार, मेज, बाजरा खरीफ ये है, तो यहाँ पर हेक्टेयर के हिसाब से देखते हो तो 1878.3 और अगर प्रोडक्शन के 5389 और अगर एवरेज देखते हो तो 2870। डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना कि हाँ सबसे ज़्यादा किसमें है। अब आप एक चीज़ देखो, आपको राइस में ज़्यादा दिखाई देगा और दूसरा किसमें, बाजरा के अंदर। राइस के अंदर ज़्यादा पानी का मिलने का कारण क्या है, मैंने बताया कि व्हीट से राइस की तरफ आ रहे, शिफ्ट हो रहे। दूसरा क्या, शुगर केन से शिफ्ट हो रहे हैं। एक फिर कारण क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो शुगर केन, ध्यान रखना कॉमर्शियल क्रॉप्स के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे, तो यहाँ पर खरीफ की फसल का उत्पादन यहाँ पर बढ़ेगा। बाजरे का कारण क्या है, बाजरे का कारण सबसे बड़ा ये है पानी, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या है कि बाजरा और गेहूं को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें बराबर मात्रा में ही उनके दाम जो है मिलते हैं। मतलब अगर यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग कंपेयर करें, हालांकि वो एक रबी क्रॉप है और एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। चलो अब अगर आप लोग रबी क्रॉप को देखते हो तो रबी क्रॉप के अंदर आपको व्हीट, गेहूं के अंदर 2534 और ग्राम के अंदर 60, ज्वार के अंदर इतना, रबी पल्सेस के अंदर 8, ये कुछ ज्वार यहाँ पर है, ग्राम के अंदर इतना ये है। ये एवरेज फूड ग्रेन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, गेहूं का है, जो कि पहले के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो रबी की फसलों के अंदर तो यही आते। अब ये चीज़ देखो, अब हम लोग जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे उनमें ऐसी फसलों पर ही फोकस कर रहे थे, पल्सेस वगैरह हुई, दालें वगैरह हुई। अब जब ये चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो इनके कम होने का कारण क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एरिया में ज़्यादा हो रहा है। आप दक्षिण हरियाणा में भी अगर आप लोग जाओगे ना, और वहाँ पर जैसे महेंद्रगढ़ में भी जाओगे, तो महेंद्रगढ़ का किसान जो है, इवन आप लोग रेवाड़ी भी जाओगे और बाकी से कंपेयर करोगे तो वहाँ का किसान ज़्यादा एक्टिव है किसके कंपैरिजन में, अपने मिड हरियाणा के कंपैरिजन में। वो आपको कृषि के अंदर ज़्यादा इनोवेशन बता देगा, बाकायदा किसके, आप करनाल कुरुक्षेत्र जाओगे, क्योंकि यहाँ के किसान क्या है, थोड़ा सा अपर लेवल के हैं, मतलब इनकम के मामले में, आय के मामले में उनकी इनकम का सोर्स और भी दूसरा है। गुड़गांव का तो किसान ही नहीं बचा आजकल यार, जिसके घर के अंदर फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, वो कहाँ किसान कहलाएगा। एक मजाक है, इसको पर्सनली मत लेना भाई, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगला अगर आप लोग देखते हो, अगली है आपकी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अब इसके अंतर्गत देखो क्या है, हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या पानी वगैरह, इरिगेशन वगैरह वो हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा जो है, हरियाणा में बाढ़ तो आती नहीं है, चक्रवात नहीं आते, लेकिन 2-3 समस्याएं हरियाणा में बड़ी दिखाई देती है। क्या समस्या है, जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, जो नॉर्थ राजस्थान है, और हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ ना होने का कारण, जो वहाँ से लू चलती है, जो हवाएं चलती है, वो अपने साथ बालू लाकर बहाती है और हरियाणा के इस एरिया में जमा कर देती है। बालू मिट्टी का जमाव बढ़ेगा, मिट्टी की उत्पादकता, मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ये सारे के सारे रीजन है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने क्या कर रखा है कि अगर बाढ़ आ गया, मेरे टाइम पे तो शायद एक बार ही बाढ़ आई थी, अब तक मैंने बाढ़ नहीं देखा हरियाणा के अंदर। बाढ़ आ गया, तूफान, कुछ इस तरीके से फसल खराब हो गई, और तो छोड़ो लगातार ओलावृष्टि हो गई। पिछले 2 साल पहले ओलावृष्टि लगातार हुई थी और फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो सरकार ने इसके लिए क्या कर रखा है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चला रखी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका नाम है। अब ये जो फसल है, अगर आप लोग देखते हो तो ये 2016 से ये चली हुई है, और 2020 के अंदर इसके अंदर क्या किया गया, कुछ बदलाव किया गया। खास बात क्या है इसकी, यहाँ पर प्रीमियम मिलता है 1.5% रबी क्रॉप्स, मतलब प्रीमियम देना पड़ेगा किसान को 1.5% रबी क्रॉप्स का, उनके लिए इंश्योरेंस हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा 2% खरीफ क्रॉप के लिए और 5% किसके लिए है, कॉटन के लिए। तो ये जनरली 3 चीज़ों के लिए किया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि अगर ओलावृष्टि हो, बाढ़ हो, सूखा आ जाए, बादल फट जाए, हालांकि हरियाणा में ऐसी चीज़ें होती नहीं है ज़्यादा, उस कारण से चीज़ें होगी। हेल स्टॉर्म आप लोग या फिर अत्यधिक वर्षा के कारण भी ऐसा हो जाए तो उसके अंदर काउंट आपका होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर देखी गई है। और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो मैक्सिमम पीरियड होगा हार्वेस्टिंग का, कंडीशन लगी होगी इसके अंदर 14 डेज का।
अब इसका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, गारंटी स्कीम जो है, उसके बारे में ब्यौरा जो है नीचे दिया गया है। अगली जो अपनी आती है वो है सोइल हेल्थ मैनेजमेंट। अपनी मिट्टी कितनी स्वास्थ्य है इस चीज़ की जांच करनी है। और सोइल हेल्थ मैनेजमेंट ये जो स्कीम है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से इसको शुरू किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है। देखो हरियाणा ही छोड़ दो, पूरे भारत की मिट्टी आप देखो, पूरे भारत की मिट्टी में एक ही कमी नजर आएगी, नाइट्रोजन कम है इसमें, पोषक तत्व ह्यूमस कम है, इन सब की कमी है। और इन सब की कमी के चलते मिट्टी में ही कमी आ रही है। अब हमने क्या किया, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम को चलाया, सोइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए उसके अंदर। और ये जो सोइल हेल्थ कार्ड है वो 2 साल के लिए जारी किए गए। आपको बता दिया कि आप अपनी मिट्टी का सैंपल लेकर जाओ, आपकी मिट्टी में बता दिया जाएगा कितने पोषक तत्व कम है, कौन कौन से कम है, कौन सी फसल आपको उगानी चाहिए जिससे आपको फायदा हो, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा उत्पादन किस फसल के लिए हो, ये सारी जानकारी दी गई। और इसका फायदा हुआ भी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा करनाल का। करनाल के किसानों ने क्या किया, सोइल हेल्थ कार्ड जो है उनका इशू हुआ, उन्होंने यहाँ पर सरकार से सलाह ली, सरकार की राय जानी और उसी राय को जानते हुए उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। कब सिंचाई देनी है, कब कितना पानी देना है, एक पानी के बाद दूसरा पानी कब देना है। और हमारे यहाँ एक वर्ड बोला जाता है, शायद आपके हरियाणा जिस एरिया से बिलोंग करते कुछ और बोला जाता हो, पड़ेव कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर की गई और करनाल के काफ़ी किसानों को उत्पादन में फ़ायदा मिला। चूँकि यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, यहाँ पर देखो फर्स्ट साइकिल के अंदर जो 2015 से 16 था और 2016-17 था, इसमें टारगेट रखा गया 13.42 लाख सोइल सैंपल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया गया। और इसमें 45.21 लाख सोइल हेल्थ कार्ड इशू हुए फार्मर्स को। और सेकंड साइकिल 2017 से 18 हुआ, उसमें 13.55 लाख सोइल सैंपल कलेक्ट किए गए और 41.21 लाख हेल्थ कार्ड इशू हो गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 15 से 16 जो फर्स्ट साइकिल था उसमें 13.42 लाख सोइल सैंपल हुए और जो टेस्ट हुए 45.21 लाख हुए। दूसरे में अगर आप लोग देखते हो 41.21, हालांकि यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में कम रहा। उसका कम रहने का रीज़न ये था, ज़्यादातर किसान जो है ज़्यादातर एरिया पहले में शामिल हो गए थे, हरियाणा की कम डिस्ट्रिक्ट जो है दूसरे में शामिल। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जो किसान है वो प्रोत्साहित नहीं हुआ। अब कोई भी नई योजना आती है तो लोग बाग पहले वहाँ उसकी तरफ भागते हैं। अब भाई ज़्यादातर जो है किसान पहली योजना की तरफ भागे और जब वो इसकी तरफ भागे तो दूसरा जो अपना साइकिल आया उसके अंदर कम रहे, ठीक है। ये कुछ इसके अंदर दिखाई दिया। अब यहाँ पर बताया गया कितने को कितना हुआ, मिला कितना नहीं मिला। अब ये देखो, अगर आप इस पे नजर डालते हो, क्रॉपिंग सीजन वाइज प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो खरीफ के लिए 2016 के अंदर टोटल प्रीमियम 25,684 लाख और अगर क्लेम देखते हो तो 23,423। तो मतलब प्रीमियम और क्लेम ये आपको ठीक मात्रा में दिखाई देगा। रबी 2016-17 के लिए देखते हो तो 10,780, इसके अंदर काफ़ी कम रहा है, 50% क्लेम रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रबी के अंदर गेहूं वगैरह की फसलें ज़्यादा आती है और उनका ज़्यादा इतना पड़ता नहीं है। खरीफ 2017 के अंदर देखते हो तो 30,104 और यहाँ पर क्लेम डबल से भी ज़्यादा, ठीक है, 80,499। फिर रबी और क्रॉप से टोटल दिखाया गया है। तो वो थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है कि खरीफ रबी के लिए कितना होगा कितना कम नहीं होगा। तो या एक चीज ध्यान रखना आप लोग, रबी के लिए जो क्लेम है वो आपको कम दिखाई देगा और प्रीमियम जो है वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका कारण क्या है, जब अत्यधिक वर्षा होती है, पहला तो ये है कि गेहूं की फसल आपको पता रबी फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल के अंदर काट ली जाती है रबी की फसल। और दूसरा खरीफ की फसल। जब रबी की फसल होती है तो उस टाइम पे हरियाणा के अंदर वर्षा की इतनी मात्रा नहीं होती है
और जब वर्षा कम होगी तो उसके कारण अत्यधिक वर्षा नहीं होगी, हेलस्टॉर्म ओलावृष्टि नहीं होगी। तो ओलावृष्टि नहीं होगी, किसान ने अपना बीमा तो करा लिया है, लेकिन क्लेम वो किस चीज़ का ले, किस चीज़ का नुकसान हुआ है। अब हरियाणा के अंदर नुकसान आप कहोगे कि नहीं चक्रवात आ जाए, तो हरियाणा के अंदर चक्रवात नहीं आ सकता। हमारे यहाँ भभूली आते हैं बस, और वो तो सिर्फ आपको पता है सरफेस पर आते हैं, उनका फसलों से कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाई देगी यहाँ पर। अब आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इस प्रोग्राम की तरफ। तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ये सरकार ने लॉन्च किया है कब, 2007-8 के अंदर। ठीक है, रबी के लिए 2007-8 के अंदर। और इसके अंदर बेसिकली जब ये शुरू किया गया था, 2 फसलों को कवर किया गया था, एक तो व्हीट को और दूसरा पल्सेस को, गेहूं की फसल को और दाल को। इसके अंदर क्या है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट उसको चूज किया जाए जिसके अंदर हाई पोटेंशियल है। किस चीज का हाई पोटेंशियल है, वो मिट्टी तो अच्छी है, उसमें उत्पादन भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी जो दे रहा है वो लो लेवल की प्रोडक्टिविटी दे रहा है। तो ऐसी जमीन शुरुआत में जब ये लॉन्च किया गया तो हरियाणा की 7 डिस्ट्रिक्ट दिखाई दी कि उस मिट्टी के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है वहन करने की, ग्रहण करने की, लेकिन उत्पादन वो क्या दे रहा है, लो लेवल का प्रोडक्शन दे रहा है। तो ऐसी को हम लोग किसके अंदर रखेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर। और इसके अंदर एरिया एक्सपेंशन हुआ, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट हुआ, एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर। सस्टेनेबल मैनर का मतलब ये हुआ कि हर तरीके से उसका विकास हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स को लेकर हो, चाहे वो फिर आपके इंसेक्टिसाइड्स वगैरह को लेकर हो, इन सब को लेकर हो, वो यहाँ पर चीज़ें हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, शुरुआत में 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लागू किया गया। ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर हाई पोटेंशियल था लेकिन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक और झज्जर, ये इसके अंदर शामिल हुए। जो दालें वगैरह है उसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है 2007 से 8 तक। ठीक है, वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, झज्जर, हिसार, भिवानी, नारनौल और रेवाड़ी, ये स्कीम के अंतर्गत मेन रखा गया। अब अगला देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, अब अगले पे अगर आप लोग आते हो तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका उद्देश्य क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मतलब अगर हम लोग खेत को सिंचित करा रहे हैं, इरिगेशन लगातार पहुंचा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई मिलेगी तो उत्पादन उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर क्या है कि जो सीमांत किसान हैं उनको 85% इंटायर स्टेट को उसके अंदर शामिल किया गया जाएगा। अब एक चीज़ और आपको देखनी है, अब इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करने के लिए यहाँ पर क्या है, हमें ड्रिप इरिगेशन उसके अंदर अच्छा करना पड़ेगा, स्प्रिंकलर जो अपनी फव्वारा सिंचाई वगैरह है उसके अंदर अच्छी अचीवमेंट लेकर आनी पड़ेगी। अब एक ये आपको ध्यान रखना, मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड कब बनाया गया और इकोनॉमी सर्वे के अंदर इसका क्यों जिक्र किया गया। देखो, मेवात रीजन अगर आप लोग देखते हो, जो आज के टाइम पे नूहू के नाम से जाना जाता है, वहां पर क्या है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी तो कम दिखाई देगी, लेकिन वहां पर ना तो कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कम है। एजुकेशन लेवल अगर आप लोग देखोगे तो एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है मेवात। फिर तीसरा अगर आप लोग देखोगे, एजुकेशन नहीं है, वहां पर पॉवर्टी, गरीबी ज़्यादा दिखाई देगी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देगी। लैंड को लेकर, भूमि को लेकर लोग बाग भूमि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऊपर से दक्षिण हरियाणा का हिस्सा हो गया, दक्षिण हरियाणा का हो गया तो सोइल भी फर्टाइल नहीं है, तो यहाँ का किसान खेती नहीं करता है।
फिर एक चीज़ और मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पर आप पर्सनली इसको रिलीजन से मत जोड़ना। मुस्लिम कम्युनिटी है तो शिक्षा का लेवल भी उतना नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग अगर आज का मेवात छोड़ दो, मैं सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूँ, अगर आज का मेवात अगर आप लोग छोड़ दो, कुछ साल पहले मेवात की तरफ जाते हो, तो मैं तो खुद वहाँ पर जाकर मिला हूँ और गुड़गांव से कुछ ज़्यादा किलोमीटर दूरी पे नहीं है, मैंने कई बार विजिट किया है। मेवात के लोग जो है जनरली उनका एक ही था कि यार क्या करेगा पढ़ लिख के, और वहाँ पर सरकार ने स्कूल भी खोलने के प्रयास किए और सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वहाँ पर उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2000 के आसपास देखते हो। लेकिन आज का टाइम का जो मेवात है ना, वो पहले के टाइम पे काफ़ी डेवलप हो रहा है। वहाँ पर लोग बाग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, वहाँ पर लैंड को लेकर काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में देखोगे तो ये समस्या है। तो इस चीज़ के चलते सरकार ने क्या किया, 1980 के अंदर मेवात डेवलपमेंट बोर्ड बनाया और कहा कि भाई हरियाणा के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ है कौन, मेवात, और उस मेवात के पिछड़ेपन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल बैकग्राउंडनेस, इकोनॉमिक, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो काफ़ी कम है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए फंड इशू किया जाएगा। तो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया इन सारी चीज़ों को देखते हुए। और अगर आप लोग देखोगे कितना खर्च किया गया सरकार ने इसके अंदर, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये है। पिछले 5-6 साल का ही डेटा देख लेते हैं मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर कितना अपना रहा है, कितना नहीं रहा है। आप लोग देखो, अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखते हो तो 2014-15 के अंदर 19-18 पॉइंट इतना जो है पैसा यहाँ पर खर्च किया, और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो 2020-21 के अंदर तो ये कम हुआ है। इसके कम होने का रीजन क्या है, पिछले 5 साल के अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर मेवात के अंदर एक्सपेंडिचर अच्छा किया, तो मेवात के लोगों के बीच में गरीबी कम हुई, पॉवर्टी कम हुई, गरीबी कम हुई, तो दूसरा क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिविंग जो थी वो कहीं ना कहीं बढ़ी है, लोग पढ़ने लगे हैं और उनकी क्या होने लगी, शिफ्टिंग होने लगी। आज भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2014-15 और 2020-21 की बात करता हूँ। जैसे इस गुड़गांव की मैं बात करूँ तो पहले क्या था, जैसे आसपास में देखता हूँ तो 2014-15 के अंदर ही आप लोग देखो, इसी का डेटा मान लो, तो मेवात से लोग जब हरियाणा की तरफ, गुड़गांव की तरफ आते थे तो कोई इक्के दुक्के आते थे। लेकिन आज गुड़गांव के अंदर लाइब्रेरी अगर आप लोग देखो गुड़गांव की, तो उसके अंदर ज़्यादातर बच्चे मेवात के मिलेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट देखोगे अगर आप लोग, तो मेवात के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, मतलब ज़्यादा मिलने का मतलब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो प्रोत्साहित हो रहे हैं और सरकार वहाँ पर भी स्कूल कर रही है और बहुत सारे NGO वहाँ पर चल रहे हैं, और वो NGO इसी तर्ज के ऊपर काम कर रहे हैं कि एजुकेशन लेवल मेवात के अंदर अच्छा दिया जाए। तो ये कुछ स्कीम्स यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। अब देखो क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर हमने पढ़ लिया। अब हमारे किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बीज की। एक तो उसको बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, दूसरा क्या है, बीज के कारण जो बाकी की समस्या देखने को मिल रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक सर्टिफिकेशन एजेंसी आती है, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, और इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि बीज को सर्टिफाई करना है, और किसके अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सीड्स एक्ट बना हुआ 1966। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस बीज को सर्टिफाई कर दिया तो सरकार उसके उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान देगी, उसकी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देगी, उसके सप्लाई पर ज़्यादा ध्यान देगी, और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने को लेकर ज़्यादा ध्यान देगी। तो ये कुछ हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, और इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आती है, वो एक बार आपको देखना है। एक तो आपका आएगा हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दूसरा आएगा आपका हैफर्ड जो कि काफ़ी आप चर्चा में रहता है, HLRDC हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, और एक क्या है, करनाल के अंदर हमने हरियाणा के ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, इनकी भी स्थापना की है, ये सारे रिबको वगैरह ये सब, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको देखोगे तो प्राइवेट संस्थाएं आपको दिखाई देगी जो सीड्स के अंदर काम कर रही है। अब यहां पर हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है, ठीक है।
अब ये हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसके बारे में एक दो चीज़ें बता देता हूँ मैं। ये किस किस तर्ज पर काम करता है? पहला तो क्या है, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, किसानों के कल्याण के लिए काम करना है। सीड्स अगर उसको आसानी से मिल जाता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान उत्साहित होगा, और वो जब उसको आसानी से बीज मिल पा रहा है तो उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होगा। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि क्वालिटेटिव सीड दिए जाए, जो मैंने अभी बताया है, और वो एक नॉमिनल प्राइस पर दिया जाए, मतलब सरकार 80-85% तक उसके अंदर सब्सिडी दे दे। अब हमारा किसान क्या सोचता है कि यार दो तरीके के बीज मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, एक बीज तो वो है जो मिक्स करके बनाया गया है, एक बीज वो है जो डेवलपमेंट हरियाणा सीड डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जारी किया गया। ये क्वालिटी वाला मिलेगा, इसकी क्वालिटी कम मिलेगी, लेकिन ये सस्ता मिलेगा। अब इसको खरीदने के लिए किसान को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, और जब किसान ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो वो सोचता है 10 बार, यार इतना मैं पैसा खर्च करूँगा और हो सकता है कि मेरी फसल इतनी ना हो। अब जो तगड़ा किसान है, अच्छा किसान है, जिसके पास खेत ज़्यादा है और जिसकी अच्छी इनकम दूसरी जगह से भी हो रही है, वो तो यहाँ से बीज खरीद लेता था अच्छे क्वालिटी के। लेकिन मेरे जैसा जो किसान, मतलब किसान ही लगा लो यार, ठीक है, मेरे जैसा जो किसान, वो क्या करेगा, वो तो ऐसे बीज खरीदेगा जो मार्केट में मिल रहे हैं, प्राइवेट वाले बेचने लग रहे हैं। अब ये बोएगा, उत्पादन ज़्यादा होगा नहीं, फसल थोड़ी बड़ी होते के साथ फसल गिर जाएगी। अब वो गालियाँ देगा किसको कि यार भगवान नहीं चाह रहा था कि इस बार ये चीज़ें हो, और उसको एक्चुअल में नहीं पता कि जो बीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। अब इन चीज़ों के बारे में बताया किसने? जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो हमने चलाई, उन्होंने ये चीज़ें इन्फॉर्म की। फिर कहा कि सरकार ने, ना भाई एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, क्या, कि जो सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके अंदर हमें काम करना चाहिए, क्वालिटेटिव सीड्स प्रोवाइड कराए, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो कॉरपोरेशन है ये एक प्राइस स्टेबलाइजर के रूप में भी काम कर रहा है, मूल्य को स्थिर रखने के लिए भी। इस तरीके के बीज के अंदर जब मार्केट में बीज देखते हो तो उसका मूल्य बढ़ता जाता है। एक तरफ हम सब्सिडी दे रहे हैं तो ये वाले भी रहेंगे, यार मैं भी थोड़ा क्या करता हूँ, उसका रेट कम करता हूँ ताकि बैलेंस बना रहे। तो आप खुद सोचो, अगर नॉमिनल प्राइस में क्वालिटेटिव सीड दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, वही रिबको का कट्टा और हैफर्ड वाले का कट्टा जो बीज का है, अगर उन दोनों को फिर हम लोग कंपेयर करें और एक प्राइवेट वाले का कंपेयर करें, तो वहाँ पर प्राइवेट वाले की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से नहीं खरीदेगा ये जो ये सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये हैफर्ड वाले, रिबको वाले ये आसानी से दे रहे हैं, कम पैसे में दे रहे हैं, तो ये तो इन्हीं के पास जाएगा, इनकी दुकानें बंद होगी। तो प्राइस स्टेबलाइजर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करेगा। फिर अगला क्या है, ये एक चीज और करता है, HSDC जो है, ऑल्सो अरेंजिंग सेल ऑफ वेडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड्स टू फैसिलिटेट द फार्मर्स फॉर गेटिंग मैक्सिमम एग्रीकल्चर इनपुट फ्रॉम द सेल आउटलेट। ये देखना, इन्होंने तो बल्कि अपना एक ब्रांड नेम भी बना दिया गया, हरियाणा बीज, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि हरियाणा बीज किसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो ये हरियाणा बीज करके उन्होंने अपना एक ब्रांड नेम भी बनाया है। इंसेक्टिसाइड हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, जो हमारी फसलों के अंदर समस्याएं नजर आती है, उनको भी ये क्या करता है, कम करता है। अब ये कुछ डेटा है जो HSDC ने जो बीज जो है वो उपलब्ध कराए हैं। 2017-18 में खरीफ के लिए देखोगे, 2017-18 में रबी के लिए देखोगे, फिर 2020-21 के अंदर जो टेंटेटिव है और प्रोजेक्शन है वो 7,666 बीज जो है खरीफ के लिए, और रबी के लिए 3,02,000, ठीक है। ये थोड़ा सा डेटा आपको याद रखना कि रबी के लिए ज़्यादा है, खरीफ के लिए कम है। अब अगला अपना आता है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 1974 के अंदर शुरू हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये रिक्लेमेशन करता है, मतलब जो हमारी जो ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर सैलिनिटी उसकी ज़्यादा हो गई है, एल्कलिनिटी ज़्यादा हो गई है, तो इन सब को क्या करना है, कम करना है। क्योंकि एक अच्छी मिट्टी या मृदा, सोइल, वो मानी जाती है जिसका पीएच मान कितना हो, लगभग 6.45 हो। ये मेरा नहीं, ICAR का डेटा है, उसको एक अच्छा जो है हम लोग मानते हैं।
और इसने हरियाणा लैंड रिकलेमेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कुछ इस तरीके की ही प्रोग्राम किया है। अब इसके अंदर ये कुछ और उपाय करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे सिंचाई को लेकर इसने बात की, जो जगह जगह पर जो तालाब है वो बनवाए, वाटर पॉन्ड बनवाए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें इन्होंने लागू करवाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ICAR का लेटेस्ट डेटा देखोगे, जो करनाल का जो ब्रांच है उससे 1.71 लाख हेक्टेयर इसको जो है रिक्लेम किया जा चुका है अब तक, जो कि एक बहुत बड़ा डेटा है। आगे हम लोग चलते हैं हॉर्टिकल्चर के ऊपर। देखो क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर बात करने के लिए अभी तक तो हम लोग क्रॉप्स के ऊपर बात कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है। इनके लिए सरकार को नए नए उपाय अपनाने पड़ेंगे। घरोंडा के अंदर नई सब्जी मंडी, सोनीपत के अंदर सब्जी मंडी, ठीक है, फूल उत्कृष्टता के अंदर जो है करनाल के अंदर बनाया गया है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। हर्बल पार्क्स के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बॉम्बे हेरिटेज के साथ मिलकर वल्चर बना रहे हैं जो इनको बचाता है, जो कीड़े लग जाते हैं फूलों के अंदर उसको गिद्ध बचाते हैं, और जब गिद्ध बचाते हैं तो वल्चर सेंटर हम लोग बना रहे हैं पिंजौर के अंदर। ये सारे डेवलपमेंट इसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि राज्य जो है लगभग हर प्रकार के फ्रूट्स यहाँ पर उगाता है, और अगर मैं बात करूँ तो एशिया के अंदर जो अपना गेंदा का फूल है ना, वो ज़्यादातर एशिया के अंदर सप्लाई होता है वो हरियाणा से ही होता है। गेंदे के फूल के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है। ठीक है, फूल की मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बात की है। अब सब्जियों के अंदर लगातार हरियाणा ने अच्छा डेवलपमेंट किया है। अगर आप लोग दिल्ली के अंदर देखते हो आज़ादपुर मंडी, यूपी से इतने फ्रूट नहीं आते जितने हरियाणा से आते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार। एक सेकंड में देखो, अब यहां पर इस पर नजर डालनी है आपको। सिट्रस, मैंगो, गवावा, सपोटा, अनोला, अदर्स। ठीक है, ये देखते हैं। अब अगर इनका एरिया और प्रोडक्शन देखोगे तो सिट्रस वगैरह, नींबू वगैरह आपको ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो पोटैटो, टमाटो वगैरह, तो ऑनियन वगैरह, ये सब। तो आपको इसमें पता है क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी फसल का उत्पादन, कौन से फल का उत्पादन हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है, कौन से फल का कम हो रहा है। प्रोडक्शन अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर एरिया वाइज तो आपको दिखाई देगा सबसे ज़्यादा किसका, नींबू वगैरह का। ठीक है, क्योंकि आम तो हमारे यहाँ पर अगर मिड हरियाणा में या अपर हरियाणा में जाते तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, दक्षिण हरियाणा के अंदर आम नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से कुछ जो वेजिटेबल वगैरह है उसका डेटा थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किस्में और सबसे कम किस्में हैं। अब देखो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कुछ डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो पहला डेवलपमेंट आपको क्या दिखाई देगा। अब आपको पता है कि अगर हम लोग फल सब्जी उगा रहे हैं, और फल सब्जियों के लिए आपको पता है कि अगर हम लोग खेत से उनको जब तोड़ते हैं या फिर उनको लेकर आते हैं तो उनके लिए हमें कम्युनिटी पॉन्ड, तालाब चाहिए, धोने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास खुद की बिजली तो है नहीं, चलो पानी की सप्लाई कम करके, इरिगेशन कम है तो उसकी वजह से फल सब्जी वगैरह उगा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। लेकिन सब्जियों को धोने के लिए हमें क्या चाहिए, तालाब चाहिए, पॉन्ड चाहिए। तो एक कम्युनिटी पॉन्ड बना दिया, सामूहिक तालाब बना दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, हरियाणा के अंदर 2 तरीके की चीज़ें हो रही है आज के टाइम पे। एक तो क्या है कि हम लोग फिशरीज को लेकर एक पूरा ऐसा एरिया बना रहे कि वहाँ पर पानी भर दिया जाता है और कुछ
सलाइन वगैरह डाल दिए जाते हैं जिससे मछलियाँ वगैरह वहाँ पर उसका उत्पादन हम लोग बन कर सके। दूसरा क्या है, कम्युनिटी पॉन्ड जो बनाया गया है, एक गांव के अंदर तालाब बना दिया, लोग बाग अपनी सब्जी तोड़ कर लाएंगे और उस तालाब के अंदर सब्जियां धो लेंगे और फिर मार्केट की तरफ सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी पॉन्ड बनाए गए हैं। फिर आप लोग देखोगे पहला कम्युनिटी पॉन्ड, फिर एक माइक्रो इरिगेशन, इजराइल जैसी कंट्री से इरिगेशन के अंदर नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है हमने यहाँ पर लागू किए है। फिर तीसरा अगर आप लोग देखोगे, इस माइक्रो इरिगेशन का मेन मकसद ये भी है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, मतलब अगर हम फसल उगा रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्या हो, फसलें हो। फिर एक आप लोग अगर आप लोग देखते हो तो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई गई है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर, करनाल के अंदर। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ने। तो ये जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल से संबंधित लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। फिर एक जो है क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रखा है, MOU साइन किया हमने 7 अलग अलग पोर्टल के ऊपर, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। फिर इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एक आता अपना कौन सा, भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना अगर आप लोग बात करते हो तो 31 दिसंबर 2017 को ये शुरू हुई। अब यहाँ पर क्या है कि जो भावांतर भरपाई है, भावांतर का मतलब है कि भाव के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, अब जो वेजिटेबल्स वगैरह है, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर भाव लगातार बराबर मात्रा में मिल नहीं पाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए, उनके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने ये किया है कि होलसेल मार्केट के अंदर जो लो प्राइस है उनके प्राइस को बढ़ावा दे हम लोग। और दूसरा क्या है, मोटिवेट करें उनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ावा मिले उनको। तो भावांतर भरपाई योजना के अंदर जो लो प्राइसेस मिल रहे हैं उनको, उस प्राइसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें की जाए। फिर एक है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू की गई है। पहला इसके अंदर क्या है कि इनिशिएटिव लेने के लिए क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाई जाए। क्वालिटी कंट्रोल लैब मतलब जो फल और सब्जियां है उसकी क्या क्वालिटी है, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, 2 जगह पर ये चल रही है, करनाल के अंदर, सिरसा के अंदर। फिर दूसरा अगर आप लोग देखते हो तो इसी के अंदर डेवलपमेंट के अंदर हॉर्टिकल्चर, इन सब के साथ साथ बी कीपिंग, जो मधुमक्खियाँ है, आपको पता है फूल या भंवरा है, उसके ऊपर मधुमक्खियाँ है और मधुमक्खी का पालन वहाँ पर हो जाएगा। दूसरा, न्यू सेंटर्स बनाए जाए हॉर्टिकल्चर के, उनके रिस्क को मिटिगेट किया जाए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सरकार जो है इनको 5 अलग अलग पोर्टल से जोड़ दे। जैसे ये जो सर्विस सेंटर है, जैसे हॉर्टनेट हुआ हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, माइक्रो इरिगेशन के लिए, पॉली हाउसेस के लिए हुआ, सीड लाइसेंस के लिए हुआ, इन सब को, और इन सभी सर्विसेज सेंटर को लिंक कर दिया गया CSC के साथ। किसान पोर्टल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की गई है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आज की क्लास को मैं, इस एक्ट एंड स्कीम की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करना चाहूँगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इरिगेशन से संबंधित जो स्कीम्स वगैरह है, बाकी हर्बल पार्क्स वगैरह को लेकर जो चीज़ें हुई है उसमें, रोड डेवलपमेंट को लेकर जो प्लान्स वगैरह है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू।